नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। एक बड़ी घटना हुई है। कतर में 8 भारतीय नौसेना के भूतपूर्व कर्मियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। अगस्त 22 में दोहा में कंपनी थी दहरा ग्लोबल, उसमें काम करने वाले इन भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था अगस्त 2022 में। और मूल रूप से ये भारतीय जो नौसेना के पूर्व कर्मी थे, वो वहां की नौसेना, कतर की नौसेना को, जो यूएस से कुछ उनकी सबमरीन आ रही थी, उसमें कुछ मदद कर रहे थे। तो काम वो नौसेना का ही कर रहे थे, कोई ये नहीं था कि किसी और काम के लिए गए थे। और ये अभी बात क्लैरिटी नहीं है कि वो ऑलरेडी नौसेना से उनका रिटायरमेंट हो गया था, कि वो लीन पे गए थे, कि छुट्टी लिए थे, इसकी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन भूतपूर्व उनको कहा जा रहा है। इस कंपनी का, ये जो जिस कंपनी की बात हो रही है, जिसने ये ठेका लिया था, जिसमें ये लोग काम करते थे, उसके सीईओ और एक और ओमानी नेशनल को भी अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में 2 महीने बाद ये जो सज्जन थे हमारे, जो सीईओ साहब, उनको छोड़ दिया गया, बेल मिल गई। ओमानी साहब को छोड़ दिया गया, बेल मिल गई, वो अपने देश चले गए। लेकिन हमारे जो ये 8 भारतीय नौसैनिक थे, वो वहां जेल में रहे। शुरू में वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे, मतलब अकेले थे। फिर उनको शायद बहुत एप्लीकेशन डाली गई, तो 2 लोगों के बीच, मतलब एक जेल में 2 लोगों को रखा गया, और फिर थोड़ी सी ढिलाई दी गई थी। और ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसकी सेंसिटिविटी जरा आपको समझ में आ जाएगी। हमारे भारतीय लोगों, मतलब जो नौसैनिक, भूतपूर्व नौसैनिक थे, उन्होंने भी कई बार बेल एप्लीकेशन दी, पर वो रिजेक्ट कर दी गई थी। अब ये जो कंपनी है, जो जिसमें ये काम करते हैं, तो उस कंपनी ने भी अपना बुरिया बिस्तर समेट लिया कुछ दिन पहले। अब वो जो जिस काम में उसको लगाया गया था, उस काम हमने वो बुरिया बिस्तर समेट के उसको ने अपना मामला खत्म कर लिया है दोहा से। अक्टूबर 22 में भारतीय राजदूत और अन्य जो हमारे मिशन के, मतलब वहां के जो दूतावास के अधिकारी थे, इन लोगों से मिले थे, और पर बेल नहीं हो पाई थी। इनको वो मदद कर रहे थे। 25 मार्च 2023 को कतर की कोर्ट ने इनके ऊपर चार्जेस फाइल किए, और 26 अक्टूबर 2022, मतलब कल, और 2023, माफ कीजिएगा, 2023 को 8 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुना देंगे। और इस घटना, अब इसमें जो कहा जा रहा है उसमें मैं मानूंगा, लेकिन इस घटना में को इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटे छोटे 1-2 आंकड़े आपको दे दूं, जिससे आपको ओवरऑल पिक्चर समझ में आ जाए। इंडिया कतर का जो ट्रेड हम लोग की पार्टनरशिप है, उस 2022-23 में 17.31 बिलियन यूएस डॉलर की है। एक, मैंने पहले बताया हुआ है, 1 बिलियन यूएस डॉलर में करीब 8,000 या 8,200 करोड़ रुपया होता है। इंडिया कतर को एक्सपोर्ट करता है 1.82 बिलियन यूएस डॉलर, और कतर से इंडिया में इंपोर्ट होता है 15.50 बिलियन यूएस डॉलर। ये 2022-23 की फिगर है। अब आ जाइए, अच्छा, और ये 18th ट्रेडिंग, मतलब इन सबसे ऊपर यूएस है, फिर चाइना है, उस तरह से ये हमारा 18वां ट्रेडिंग पार्टनर है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के हिसाब से। अब इंडिया इजराइल का ट्रेड जो है वो करीब 12 बिलियन का है, इनके मुकाबले छोटा कम है। इंडिया का एक्सपोर्ट इजराइल को 8.4 बिलियन यूएस डॉलर है, और इंडिया में जो इंपोर्ट होता है, इजराइल जो हमें इंपोर्ट करता है, वो 2.3 बिलियन यूएस डॉलर है। अब इंडिया के लिए इजराइल अहम है, क्योंकि हम इजराइल को बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, करीब 8.4। और कतर के लिए इंडिया अहम है, क्योंकि कतर हमें बहुत 15 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है हमें, तो हमारे कतर के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है। एक चीज और समझने वाली है, वो भी थोड़ा समझ लीजिए। जो कतर जो है, इजराइल पैलेस्टीन का जो संघर्ष चल रहा है, उसमें वो पैलेस्टीन के साथ बिल्कुल डट के खड़ा हुआ है। जो हमास, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने शुरुआत की इसकी, उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो दोहा में रहती है, मतलब वो कतर में ही रहती है, और वहीं से वो सारा इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। और इंटरनेशनल पॉलिसी में आज जो इंटरनेशनल जो भी चल रहा है, उसमें अब कतर एक अहम प्लेयर के रूप में है।
तालिबान का के जो ग्लोबल मिशन को उसने अभी होस्ट किया था। मतलब वहां इस तरह की एक्टिविटीज काफी होती रहती हैं। अब मैं आगे आ जाऊं। विकिपीडिया के अनुसार ये जो नेवी ऑफिशियल्स पे जो आरोप है कि ये लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, ये विकिपीडिया कह रहा है, बहुत से लोग और कह रहे हैं, लेकिन चूंकि ऑफिशियली कहीं कहा नहीं जा रहा है इसको वो नहीं, तो मैं विकिपीडिया को का वो लगा दे रहा हूं आपके लिए। और किस लिए कर रहे थे? कतर की जो मिलिट्री सबमरीन प्रोग्राम था उसके लिए, इजराइल के लिए ये लोग जासूसी कर रहे थे। अब एक और चीज समझ लीजिए, इजराइल से हमने हाल के दिनों में बहुत दोस्ती बढ़ा ली है। कतर से भी हमारी पुरानी दोस्ती थी, लेकिन इजराइल से आजकल हमारी पक्की वाली दोस्ती हो गई है। हालांकि 1992 में नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तो उस समय हमारे इजराइल से डिप्लोमेटिक रिश्ते शुरू हुए थे। भारत ने इजराइल में जाके अपनी दूतावास खोला था, इजराइल ने इंडिया में आके अपना दूतावास खोला था। ये नरसिम्हा राव के जमाने में था। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि करगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने हमें बहुत इंटेलिजेंस उस समय की रिपोर्ट सप्लाई की कि क्या गतिविधि हो रही, पाकिस्तान क्या कर रहा है, जनरल मुशर्रफ क्या कर रहे हैं। और जब करगिल युद्ध चल रहा था तो हमें कुछ अहम हथियार भी दिए थे। अब क्योंकि इसी के बाद आपको कुछ चीजें, और ये 1999 की बात हो गई। अब जरा सीक्वेंस में आपको 4-5 लोगों की विजिट का बता दूं। सन 2000 में LK अडवाणी साहब भारत के पहले मंत्री बने जो इजराइल विजिट किए। 2000 में ही जसवंत सिंह साहब भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर बने जो इजराइल विजिट किए। 2003 में शेरोन साहब जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल टू विजिट इंडिया। 2006 में हालांकि यूपीए की सरकार आ गई थी तो शरद पवार, कमलनाथ, कपिल सिब्बल ये सब लोग भी इजराइल गए थे। लेकिन ज्यादा अहम एक नाम और है, 2006 में मोदी जी एज गुजरात चीफ मिनिस्टर इजराइल के दौरे पे गए थे। 2015 में प्रणब मुखर्जी एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 2014 में मोदी जी की सरकार आ चुकी थी एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू विजिट इजराइल। प्रणब मुखर्जी 2015 में गए। 2016 में रेविन रेविन जो थे उनके इजराइल प्रेसिडेंट इंडिया है, मतलब बहुत आना जाना हम लोग का हो रहा था। और 2017 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट इजराइल, तो ये भी जाके दोस्ती पूरी बढ़ाई गई। और अभी अक्टूबर 2021 में एस जयशंकर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर वो भी गए थे इजराइल। मैं थोड़ा कतर के बारे में बता दूं। 2015 में कतर के जो, मतलब मैं इसलिए कि 2014 के बाद की बातें कर रहा हूं, जब ज्यादा पक्की वाली दोस्ती और हो गई। 2015 में जो कतर के अमीर थे, अब वो अमीर बोलते हैं, वो हिंदुस्तान आए थे। और 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कतर गए थे। अब एक दो चीजें आपको समझनी होंगी। ये जो लोग पकड़े गए हैं ना, भूतपूर्व नौसैनिक, ये अगस्त 2022 से में पकड़े गए। उसके बाद एक लंबा मुकदमा चला है और इसलिए, लेकिन डिटेल्स नहीं बताए जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि ये सेंसिटिव है और स्पाइनेस से, जासूसी से रिलेटेड है, इसलिए इसके डिटेल्स नहीं बताए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा मानना है कि उनके पास पूरे पुख्ता सबूत होंगे, तभी उन्होंने इस एक्शन को लिया है। मृत्युदंड का एक बहुत ही हार्श जजमेंट किया गया है। हालांकि अभी इंडिया के पत्रकार को भी वहां से एक्सपेल किया है कतर ने, क्योंकि उनके अनुसार वो ठीक रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे। अब एक दो चीजें और समझ लेनी होंगी। देखिए, ऐसा है कि जब अगर भारतीय कोई वहां रहता और वो भारत को भेज रहा तो वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं, लेकिन जैसे ही भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, जिसकी जो मूल का नहीं, भारतीय नागरिक कोई अगर थर्ड कंट्री की कोई बातचीत इधर उधर करती है तो वो जासूसी के पैरामीटर में आता है। और शायद यहीं पे इन लोगों से चूक हुई थी, क्योंकि ये रूटीन काम होता है। जो भी हमारा भारतीय अगर कहीं पे भी पोस्टेड, रूटीन वे में इंफॉर्मेशन भेजता रहता है और ये सब देशों को पता है। पर थर्ड कंट्री के लिए कोई काम करे और हो सकता है उसमें पैसा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, ये नहीं पता है, लेकिन वो एक उसका सारा नजरिया बदल जाता है। अब सारी बात इस टाइमिंग को लेकर है
क्योंकि अटकल ये है कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये देखा गया कि जब हमास ने अटैक किया इजरायली ठिकानों पे गाजा में, तो उस समय भी सभी को ये लगा कि बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जब इजराइल ने अब दोनों तरफ से, इधर से करीब इजराइल मतलब जो इजराइल के लोग हैं वो करीब 1200-1500 मारे गए हैं, और इजराइल ने रिटेलिएशन में जब किया तो ऐसा माना जा रहा है कि 6-7 हजार लोग उन्होंने पैलेस्टीन के मारे हैं। लेकिन इस सारे उसमें कतर बिल्कुल ठीक से पैलेस्टीनियन के साथ खड़ा है, इजराइल के अगेंस्ट, इजराइल के विरोध में खड़ा हुआ है, ये भी समझना होगा। एक दो चीजें और समझ लीजिए। कतर ही वो जगह है जहां पे हमारे बहुत से एनआरआईज, हमारे बहुत से अप्रवासी भारतीय वहां काम करते हैं, उनको नौकरी भी वहां मिली हुई है। एक चीज और याद रखिएगा, कतर ने ही, आपको अगर याद हो कि नूपुर शर्मा और एक और जो सज्जन थे बीजेपी के, जिन्होंने वो सब मतलब पैगंबर के पे उल्टा पुल्टा कहा था, जिसके बाद बहुत हो हल्ला मचा था, कतर ने जब इंटरवीन किया, कतर ने इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे इस बात को लिया, उसके बाद ही बीजेपी ने इनसे कहा था कि फ्रिंज एलिमेंट्स, और इनको एक्सपेल किया था, अगर आपको याद हो तो। और कतर ने इस मामले में बहुत सख्ती से इस मामले को उठाया था। तो ये जो चल रहा है, इसको बिल्कुल ये कह देना कि ठीक है, वो तो ट्रायल कोर्ट की जो भी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये एक थोड़ा डिप्लोमेटिकली इसको बेहतर ढंग से हैंडल किया जा सकता था। लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है, उनके पास पक्के सबूत हैं जो वो नहीं बता रहे हैं, तब बात दूसरी है। हम लोग थोड़ा एक चीज और हुई है कि हाल के दिनों में हम लोग जो बहुत सेंसिटिव डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं उसमें बहुत ट्रिगर हैप्पी हैं, जिसमें कहते नहीं कि तुरंत कुछ करो, तुरंत कुछ करो। अब इस समय कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही इजराइल और वो शुरू हुआ था, मोदी जी तुरंत खड़े हो गए थे कि नहीं नहीं, इजराइल के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं। हालांकि बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल वर्जन आया कि नहीं नहीं, हम तो पैलेस्टीन भाई हमारा पुराना है, और वो बात दूसरी आने लगी। और अब ये भी माना जा रहा है कि नेतन्याहू, वहां इजराइल के लोग भी ये मान रहे हैं कि नेतन्याहू भी इलेक्शन सामने देख के कुछ उसी तरह का काम कर रहे थे, जैसा सतपाल मलिक जी आरोप लगाते हैं कि पुलवामा बालाकोट को राजनीतिक कारणों की तरह यूज किया गया था, जैसा वो आरोप लगाते हैं, उसी तरह से नेतन्याहू के ऊपर भी वहां के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो इलेक्शन जीतने के लिए भी कहीं वो इस घटना को यूज कर रहे थे। अब बात सिर्फ यही है कि 8 भारत के नौसेना के कर्मी, मैं अभी भी ये मानता हूं कि नौसेना के कर्मी थे तो कोई ऐसी दिक्कत वाला उनको नहीं था कि उनको बहुत पैसे का, क्योंकि जो फौज में काम कर रहा है, जो फौज के किसी भी अंग में काम कर रहा है, उसको पोस्ट रिटायरमेंट इतना मिलता है कि वो आराम से एक अच्छा इज्जत वाला जीवन व्यतीत कर सके। तो पैसा नहीं हो सकता, लेकिन इसको क्यों किया गया है, ये कैसे हुआ है, ये सोचने वाली चीज होगी। और जिसको कहते हैं ना, कोर्स करेक्शन का भी है। इट इज हाई टाइम कि भारत के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उस पर हम थोड़ी सेंसिटिविटी रखें। जो भी हमारे रिलेशनशिप हैं उनके बारे में बहुत हार्श वर्ड यूज करने का जो एक नया ट्रेंड चला है, उस पर थोड़ा संयम रखें। और किसी भी तरह से ये जो 8 भारतीय नौसैनिक हैं उनको आप कैसे भी करके, क्योंकि वहां एक ये है कि जो आमिर साहब है वहां के कतर के, वो रमजान के दिनों मतलब रमजान के महीने में ही वो कुछ लोगों को मर्सी पिटीशन उनकी एक्सेप्ट करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। अभी रमजान तो बहुत दूर है, लेकिन किसी ना किसी तरह से करके कम से कम इनकी जान बचाई जा सके। फिर जो ट्रायल होगा वो देखने की वाली बात होगी, क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन कम से कम मृत्यु दंड से उनको किसी तरह से अगर बचाया जा सके तो एक ये बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी भारत की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।